am Jaypal Mali और आप देख रहे हैं फिजिक्स न्यूज। आई वेलकम यू ऑल टू द लेक्चर सीरीज ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स। कल हमने इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स पढ़ा था जिसमें हमने डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स को कवर किया था। आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। हम समझेंगे उस डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स को जिसमें हमने मैटर, एनर्जी, फंडामेंटल फोर्सेस और डिस्कस किया था स्पेस टाइम को। आज इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे और इनका आपस में रिलेशनशिप है जो हम फिजिक्स में कहते हैं म्यूचुअल इंटरैक्शन या म्यूचुअल रिलेशनशिप, उनको समझने की कोशिश करें। ओके, ये चार फंडामेंटल चीज़ें हैं, आप समझते हैं। और हाँ, इनका आपने पढ़ा कि इनका आपस में जो रिलेशनशिप है वो भी डेफिनेशन में हमने रिलेशनशिप या आप कह दो रिलेशनशिप, ठीक, या इंटरैक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी पढ़ा, मैटर एंड एनर्जी। आज की वीडियो हम रिलेशनशिप और इंटरेक्शन बिटवीन जो मैटर एंड एनर्जी है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और क्या पढ़ा था हमने कि बिहेवियर, ठीक है, पहली पॉइंट तो ये है। और दूसरी पॉइंट हमने क्या पढ़ी थी कल की डेफिनेशन में, बिहेवियर, ठीक है, ऑफ मैटर, ठीक है, एंड एनर्जी थ्रू स्पेस टाइम, ठीक है। यही आज के लेक्चर का टॉपिक है। ओके, मैटर, ये तो बेसिक चीज़ है, 9th में आप पढ़कर आए होंगे, 9th या मैट्रिक में। मैटर क्या है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, एवरीथिंग या एनीथिंग, एवरीथिंग दैट हैज weight or mass, weight or mass and occupies space ठीक है, इज कॉल्ड मैटर। उसे हम मैटर कहते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मैटर की डेफिनेशन। इसकी स्टेट्स कितनी है ये तो आपको पता ही है, पढ़कर आए हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर। अच्छा, कौन सी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, कितनी है? तो देयर आर 6 स्टेट्स ऑफ मैटर, पढ़कर आए हैं, ठीक है। आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तो पता ही आपको। फिर है आपका लिक्विड, देन है आपका गैस, और उसके बाद है प्लाज्मा, ठीक, और उसके बाद है आपका प्लाज्मा के बाद लिक्विड क्रिस्टल है, ठीक। और नंबर 6 पे हमारा है बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक। ये याद रखना है आपने। फायर इज नॉट एनर्जी, फायर एनर्जी नहीं है, फायर मैटर है। मैटर की कौन सी स्टेट है? प्लाज्मा। सही है, क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं है कोई, इट्स नॉट एनर्जी। अच्छा, उसके बाद है आपका एनर्जी, इसका तो पता ही, आप पढ़कर भी आए हैं इसको, ठीक है। ओके, एनर्जी हम किसे कहते हैं? इट इज द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, इट इज द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की सलाहियत, काम करने की एबिलिटी को हम कहते हैं वर्क, ठीक है। जैसे कि अब देखें, फॉर एग्जांपल कोई चेयर है या कोई बॉक्स है, ठीक है, ये कोई डब्बा है, कोई बॉक्स है, ये सरफेस पे पड़ा हुआ है, ओरिजिनल सरफेस पे पड़ा हुआ है, नहीं सही है। जैसे यहाँ पर कोई बंदा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, इसको फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लगाएगा उसी डायरेक्शन में ये डब्बा, कुर्सी, टेबल या कुछ भी है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट भी कवर करेगा, सही है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाएं और वो डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो उस ऑब्जेक्ट पे हुआ वर्क, उस ऑब्जेक्ट पे हुआ वर्क, और ये वर्क करने वाला है ये बंदा, ठीक है, ये पर्सन, सही है। तो इसके पास क्या था, ठीक है, जिसकी वजह से इसने वर्क किया, इसके पास थी एनर्जी, इसके पास थी एनर्जी, या यूं कह दीजिए इस बंदे के पास ये वर्क करने की एबिलिटी थी, उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? एनर्जी, ठीक है। समझ आ गई आपको बात? ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सही है। जितने भी तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उसे हम फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं, सही है। आपने पढ़ा ही है, अक्सर आपने पढ़ा होगा, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। लाइट क्या है हमारा? लाइट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसे हम ईएम रेडिएशन भी कहते हैं। पर सिर्फ एक लाइट ईएम रेडिएशन नहीं है, टोटल 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की टाइप्स हैं।
वो सारे के सारे फॉर्म ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं उनको, ठीक है। ओके, कौन कौन से हैं? रेडियो है हमारे पास, ठीक, फिर माइक्रो है, उसके बाद इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड को हम हीट वेव या हीट रेडिएशन भी कहते हैं। उसके बाद आपका है यूवी रेस, ठीक है। यूवी रेस को आप जानते होंगे, जो हमारी स्किन बर्न होती है या बाहर धूप में हम काले होते हैं, हम कहते हैं ना, वो यूवी रेस हमें करती है, ठीक है। ओके, एंड नंबर 6 पे हमारे पास है एक्स रेस, और नंबर 7 पे हमारे पास है गामा रेस, ठीक। क्लियर होगी, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है इसमें। तो दीज आर ऑल 7 टाइप्स ऑफ रेडिएशन, जिसे हम फॉर्म ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। और ये एनर्जी किस तरह से कैरी करते हैं? एनर्जी कैरी करते हैं फोटोन एनर्जी के फॉर्म में, फोटोन एनर्जी के फॉर्म में, सही है। फोटोन एनर्जी के फॉर्म में ये एनर्जी कैरी करते हैं। और फोटोन एनर्जी कितनी होती है? वो E इक्वल्स टू एच न्यू होती है। ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे हमारे फिजिक्स के अंदर, सिंपली मैं बता रहा हूँ, ये एक फोटोन की एनर्जी है, तो एनर्जी इन फोटोन, एनर्जी ऑफ अ फोटोन, सही है। तो किसी में ये सारे की सारी रेडिएशन है, ये सारी की सारी एनर्जी की फॉर्म है, और किसी में एनर्जी ज़्यादा होती है, किसी में एनर्जी कम होती है, तो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। ये जो न्यू है ना, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ठीक। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है इसमें। के बाद है स्पेस टाइम, स्पेस टाइम, स्पेस टाइम क्या है? क्लासिकली हम स्पेस और क्लासिकल फिजिक्स में स्पेस और टाइम को हम अलग अलग तरह से ट्रीट करते हैं, ठीक है। स्पेस क्या है, डिफाइन करता हूँ मैं। देखिए, हमें पता है हमारी जो यूनिवर्स है, ठीक है, वो एक जो फेमस थ्योरी है बिग बैंग, ठीक है, बिग बैंग एक्सप्लेन करती है, बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन करती है बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स। जो बिग बैंग थ्योरी कहती है कि ये सिंगल एक पॉइंट थी, जिसे हम सिंगुलरिटी कहते हैं, सिंगुलरिटी, जिससे हमारी यूनिवर्स बनी है, पूरी यूनिवर्स, ठीक है। तो ये सिंगुलरिटी की जो डायमेंशन थी, छोटी थी, डायमेंशन मतलब साइज, वो कम था, ठीक है। जब एक्सपैंड हुआ ना, तो उसकी साइज बढ़ गई। तो ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, एक्सपेंडेड डायमेंशन है, एक्सपेंशन, ठीक है, इन द साइज कह दो या इन द एक्सपेंशन ऑफ द सिंगुलरिटी कह दो, एक्सपेंशन ऑफ द सिंगुलरिटी, कॉल्ड स्पेस। सिंगुलरिटी की एक्सपेंशन हुई है, उसे हम कहते हैं स्पेस, इज कॉल्ड स्पेस, ठीक है। ये जो सिंगुलरिटी है, किस किस डायरेक्शन में बढ़ती है साइज में, तो हमें पता है 3D, 3 डायमेंशनल में अपना सिंगुलरिटी एक्सपेंड हो रही है। हमारी यूनिवर्स 3D है ना, एज पर क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। तो 3 डायमेंशन में एक्सपेंड होती है स्पेस, इसलिए हम स्पेस को डिफाइन करते हैं, तो यही सेम डेफिनेशन है, इट इज द 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन ऑफ सिंगुलरिटी, 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन ऑफ सिंगुलरिटी, एक्सपेंशन ऑफ सिंगुलरिटी, ठीक है। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका स्पेस का, ओके। कौन कौन से डायमेंशन हमारे पास? 3 ही स्पेस के डायमेंशन होते हैं, एक को हम कहते हैं एक्स, दूसरे को हम कहते हैं वाई, और तीसरे डायमेंशन को हम कहते हैं जेड, ठीक है। इन तीनों डायमेंशन को मिलाकर के हम कहते हैं स्पेशल डायमेंशन, स्पेशल डायमेंशन। आप स्पेशल डायमेंशन को कह दीजिए डायमेंशन ऑफ स्पेस, कोई मसला नहीं, सेम ही बात है, डायमेंशंस ऑफ स्पेस, ठीक। अगर किसी भी पॉइंट की स्पेस में अगर हमें लोकेशन बतानी होती है, तो हम इन्हीं डायमेंशन को यूज करते हैं। लोकेशन के लिए हम कैसे लिखते हैं डायमेंशन को? एक्स, वाई और जेड, इसे हम कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए। पहली वैल्यू जो होगी वो हमेशा एक्स की होगी, दूसरी वैल्यू वाई की, और तीसरी वैल्यू होगी जेड की, ये आपने याद रखना, ठीक। टाइम को कैसे डिफाइन किया था? टाइम को ड्यूरेशन माना जाता है क्लासिकल फिजिक्स में, इट्स जस्ट ड्यूरेशन बिटवीन टू इवेंट्स, ड्यूरेशन बिटवीन टू सक्सेसफुल इवेंट्स, ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स में टाइम एक ड्यूरेशन है, दो इवेंट हो रहे हैं, कौन से इवेंट हो रहे हैं? फॉर एग्जांपल कोई बंदा चेयर पे कोई बंदा रेस्ट में है फॉर एग्जांपल, ठीक है, या चल रहा है सर्टेन स्पीड से या सर्टेन वेलोसिटी से, ठीक है, और आफ्टर टाइम टी, ठीक है, लेट्स से 5 सेकेंड,
5 सेकंड के बाद वो आ जाता है रेस्ट में, ठीक है, वो बंदा रुक जाता है, यानी कि उसकी स्पीड क्या होगी, 0। तो 2 इवेंट हो गए ना, एक इवेंट कौन सा था, मोशन वाला, दूसरा इवेंट कौन सा है, रेस्ट। इन दोनों इवेंट्स के दरमियान जो टाइम ड्यूरेशन है, उसी ड्यूरेशन को हम क्या कहते हैं, टाइम। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं इसमें। सो मॉडर्न फिजिक्स में स्पेस और टाइम को एक ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है, जिसे हम स्पेस टाइम सिंपली कहते हैं, ठीक है, स्पेस टाइम, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में हम टाइम को ड्यूरेशन नहीं, टाइम को एक डायमेंशन कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं, टाइम इज ए डायमेंशन, टाइम इज ए डायमेंशन, ठीक है, समझ आ रही है आपको बात। क्योंकि टाइम को हम डायमेंशन क्यों कंसीडर करते हैं, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता दूं डायमेंशन का, फिर हम आगे आते हैं इस पर, ठीक है। हम पहले भी पढ़कर आए हैं डायमेंशन किसे कहते हैं हम। ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट बनाते हैं डायमेंशन का। इट इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन, ठीक, इन विच एन ऑब्जेक्ट कैन मूव, एन ऑब्जेक्ट कैन मूव, सिंपल, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। डायमेंशन एक डायरेक्शन, एक तरह का डायरेक्शन है जिसमें एक ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है, वो कोई बॉडी है, कोई बंदा है, ठीक है, वो आपका एक्स एक्सिस में भी मूव कर सकता है। अगर सीढ़ियाँ लगी हों, ठीक है, तो वो ऊपर चढ़ सकता है, यानी कि ये जो ऊपर चढ़ना है ये आपका कौन सा है, वाई एक्सिस, 2 डायमेंशन हो गए। तीसरा, ये बोर्ड के आउटवर्ड भी एक डायमेंशन है, ठीक है ना, ये एक डायमेंशन, ये दूसरा डायमेंशन, ये तीसरा बोर्ड के आउटवर्ड भी डायमेंशन है। तो ये बोर्ड के आउटवर्ड इस डायमेंशन में भी मूव कर सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जेड एक्स। अगर आपको स्पेस में मूव करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए से लेकर आप पॉइंट बी तक जाते हो, या कोई बंदा है वो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जाना चाहता है या जाएगा, तो क्या कवर करेगा, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या है, स्पेस का डायमेंशन है, यानी कि स्पेस कवर करेगा, क्या कवर करेगा, स्पेस, या स्पेस में क्या करता है, मूव। अगर स्पेस में मूव करेगा तो हम कहते हैं ये टाइम में भी मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल ए से बी तक पहुंचने के लिए इसको कितना टाइम लगता है, 5 सेकंड, सही है, यानी कि इस बंदे ने स्पेस में तो मूव किया ही है, लेकिन उसके साथ ही टाइम में भी मूव हो रहा है। जिस जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है उसे हम डायमेंशन कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो हमने टाइम को भी डायमेंशन कंसीडर किया हुआ है। तो मॉडर्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग हमारी जो यूनिवर्स है वो 3D नहीं है, वो 4D है। यूनिवर्स क्या है हमारी, 4D, सही है, ओके। तो 4 कौन से डायमेंशन, 3 स्पेशल डायमेंशन, 3 स्पेशल डायमेंशन, सही है, और एक डायमेंशन एंड 1 डायमेंशन ऑफ टाइम, डायमेंशन ऑफ टाइम, ठीक है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अगर अब हम स्पेस टाइम के हिसाब से, या स्पेस टाइम को डिफाइन ही कर दो भले, आप क्या कहोगे, ये सेम ही कहना है हमें, बस यहाँ पर 4D कहना, 4D एक्सपेंशन, ठीक है, ऑफ यूनिवर्स कह दो या सिंगुलरिटी कह दो, सिंगुलरिटी इज कॉल्ड स्पेस टाइम। अगर लोकेशन बतानी है एज पर स्पेस टाइम, तो कैसे बताओगे आप, एक्स, वाई, जेड और टी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और टी फॉर टाइम, ठीक है, इसे हम कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या कहते हैं, किसी भी पॉइंट का किसी भी टाइम में, स्पेस टाइम के अकॉर्डिंग किसी भी पॉइंट की किसी भी टाइम में लोकेशन बताते हैं ये कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब है हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है, द फोर्स, द फोर्सेस बिटवीन, ठीक है, एटम्स, ठीक, इन ए मॉलिक्यूल, इन ए मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के बीच में जो है अपना फोर्स, या कह दें आर द फोर्सेस, ठीक, बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियस, इन ए न्यूक्लियस, ठीक। और यहाँ पर आप कह दीजिए द फोर्सेस बिटवीन प्लैनेट्स, द फोर्सेस बिटवीन प्लैनेट्स, ठीक है, समझ आ रही है आपको बात, ईटी से। तो इन फोर्सेस को हम कहते हैं फंडामेंटल फोर्सेस, आर कॉल्ड फंडामेंटल फोर्सेस, सही है। जैसे मैंने कल बताया था, ये है सीमेंट ऑफ यूनिवर्स,
फंडामेंटल फोर्सेस क्या हैं? सीमेंट ऑफ यूनिवर्स। कितनी फंडामेंटल फोर्सेस हैं? देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। ओके, कौन कौन से टाइप हैं? हमारे पास पहले नंबर पे है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, ओके। दूसरे नंबर पे है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरे नंबर पे है हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, और चौथे नंबर पे है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, सही है। सबसे मोस्ट पावरफुल जो फोर्स है, जो या कह दीजिए कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है ना, वो ये है। डायरेक्शन क्या बताता है? स्ट्रेंथ का बताता है। किसकी स्ट्रेंथ? फोर्स की स्ट्रेंथ। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किस में है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में। दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में। तीसरे नंबर पे वीक न्यूक्लियर फोर्स में। और सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सी है? वीकेस्ट फोर्स कौन सी है? ग्रेविटी। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ठीक, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस। जैसे कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है ना, इन दोनों को हम कहते हैं पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस। इन दोनों को मिला करके हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। सो न्यूक्लियस के अंदर आप देखें ना, ये न्यूक्लियस है, ठीक, एटम का, सही है। उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी हैं बहुत सारे और न्यूट्रॉन्स भी हैं बहुत सारे, ठीक है। प्रोटॉन पे चार्ज होती है पॉजिटिव, हमें पता, हमने पढ़ा भी है, ठीक है। तो दो प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, प्लस प्लस एक दूसरे को करते हैं रिपेल। क्या करते हैं? रिपेल। पर फिर भी न्यूक्लियस के अंदर हैं, तो इनको इनको कंबाइन करके जो फोर्स रख रही है, ठीक है, द फोर्स इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। द फोर्स दैट कंबाइंस these nucleons together, that combines these nucleons together, nucleons together is strong nuclear force, strong nuclear force। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की जो रेंज है ना, वो न्यूक्लियस है। रेंज क्या है इसकी? न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के बाहर ही एक्ट नहीं करती, ठीक है, ओके। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर इस प्रोटॉन को मैं बाहर निकाल देता हूँ न्यूक्लियस के, ये पॉजिटिव चार्ज, और एक प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर पड़ा, तो इन दोनों के बीच में क्या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग सकती है? जो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन है, इन दोनों पे ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगेगी। बाहर वाले प्रोटॉन पे ये प्रोटॉन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगा सकता, क्योंकि रेंज बढ़ गई ना। हमारी रेंज कितनी है? सिर्फ न्यूक्लियस तक है। न्यूक्लियस के बाहर ये फोर्स एक्ट नहीं करती, ये मर जाती है। ठीक है, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ओके। सेकेंड नंबर पे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन। अट्रैक्शन, क्योंकि ये फोर्स रिपेल भी करती है, ठीक है। अट्रैक्शन एंड रिपल्जन, रिपल्जन बिटवीन चार्जेस, बिटवीन चार्जेस, ठीक है। जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज और न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन की वजह से। तो इन दोनों के बीच में, अच्छा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चक्कर क्यों लगाता है? न्यूक्लियस का चक्कर क्यों लगाता है? क्योंकि इन दोनों के बीच में एक फोर्स है, दैट फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या सिंपली इलेक्ट्रिक भी कह दो भले आप, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर, सही है। अच्छा, हमें पता है जो सिमिलर चार्जेस होती है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे की क्या करेंगी? रिपेल, ठीक। और जब पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो ये दूसरे को क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। भले दो नेगेटिव हो तो ये भी रिपेल, सेम चार्ज रिपेल, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। तो इन चार्जेस के बीच वाली फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्लियर है। और इसकी रेंज इनफाइनाइट, ठीक है। तो रेंज
ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? इनफाइनाइट। न्यूक्लियस से शुरू होती है। न्यूक्लियस में कहाँ से कैसे शुरू होती है? न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन्स है ना, वो एक दूसरे को रिपेल कर तो नहीं पाते, पर रिपल्जन होती जरूर है। इस रिपल्जन पे डोमिनेंट कौन सी फोर्स होती है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से पावरफुल होती है। इस वजह से ये प्रोटॉन्स बाहर तो नहीं जा पा रहे, एक दूसरे को धकेल तो नहीं पा रहे, लेकिन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जरूर। तो रेंज हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? न्यूक्लियस से कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट मतलब कि कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, न्यूक्लियस टू इनफाइनाइट। इसके बाद है हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, न्यूक्लियर फोर्स, इसका काम क्या है? ठीक, इसका काम होता है रेडियो एक्टिविटी करवाना, ठीक है। द फोर्स दैट काजेज रेडियो एक्टिविटी, द फोर्स दैट काजेज रेडियो एक्टिविटी, काजेज रेडियो एक्टिविटी। ठीक, आप नाइन्थ मैट्रिक की फिजिक्स में पढ़कर आए होंगे बीटा डीके, ठीक है, बीटा पॉजिटिव डीके या बीटा नेगेटिव डीके, ये पढ़कर आए हैं आप मैट्रिक में। ये होता क्यों है? क्योंकि कोई भी हमारे पास आइसोटोप है फॉर एग्जांपल, ठीक है, आइसोटोप या अनस्टेबल एटम है जिसके अंदर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का नंबर कुछ ज्यादा हो जाए प्रोटॉन, ठीक है, या फिर ऐसा जिसमें प्रोटॉन का नंबर कुछ ज्यादा हो जाए न्यूट्रॉन, तो क्या होगा कि न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन विल बी कन्वर्टेड, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? इनटू प्रोटॉन, इनटू प्रोटॉन, सही है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा यहाँ पर, और जहाँ प्रोटॉन ज्यादा होते हैं तो वहाँ क्या होगा? प्रोटॉन विल बी कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? न्यूट्रॉन। तो जो आइसोटोप है, ये सपोज कर लें किसी भी एलिमेंट का आइसोटोप है, ठीक है, ये कार्बन का आइसोटोप है, कार्बन 14 भी होता है ना हमारे पास, तो ये कार्बन का आइसोटोप है, स्टेबल कार्बन में कन्वर्ट हो सकता है या फिर नाइट्रोजन में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये जो आपका डीके हुआ है कार्बन किसमें? नाइट्रोजन में, या नाइट्रोजन आपका किसमें? कार्बन में डीके होगा, तो आपके जो बीटा नेगेटिव या बीटा पॉजिटिव रेज निकलेंगे, ठीक है। इस रेज वाले निकलने वाले प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी। तो ये रेडियो एक्टिविटी जो काज करवाए उसे फोर्स को हम कहते हैं, उस फोर्स को हम कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स की जो रेंज है वो रेंज है न्यूक्लियस, रेंज क्या है उसकी भी? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से बाहर वो एक्ट नहीं करती, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है यूनिवर्स की सबसे सुस्त फोर्स, उस सुस्त फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सही है, ऐसे हम वीकेस्ट फोर्स भी कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मासेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मासेस। अच्छा, ग्रेविटी इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये याद रखना आपको, ग्रेविटी कभी रिपल्सिव नहीं होती, ग्रेविटी इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है इसमें। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मासेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे हमारा अर्थ है, ठीक है, वो सन से अट्रैक्टेड है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो सन और अर्थ के बीच में ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। कोई भी चीज अर्थ पे है तो जब हम उसको ऊपर फेंकते हैं तो वापस कहाँ आती है? नीचे आती है। क्यों आती है? हम कहते हैं ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि उसमें मास होता है। जैसे कि मार्कर में ऊपर फेंक दूं तो ये नीचे आएगा ना, क्योंकि इसमें क्या है? मास। तो अर्थ के पास भी क्या है? मास ऑफ अर्थ, ठीक है, मास एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट, इसी अट्रैक्शन को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इस ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज क्या है? इसकी भी रेंज इनफाइनाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की तरह, इसकी भी रेंज क्या है? इनफाइनाइट। न्यूक्लियस से स्टार्ट होती है, इनफाइनाइट, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस टू इनफाइनाइट। न्यूक्लियस से स्टार्ट कैसे होती है? तो देखें, आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन के पास मास नहीं है क्या? हाँ है। प्रोटॉन के पास मास नहीं है क्या? हाँ है। तो मासेस के बीच वाली अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब कि न्यूक्लियस से शुरू होती है, शुरू तो सारी की सारी फोर्सेस एक जगह से हो रही है, कहाँ से? न्यूक्लियस के, फॉर एग्जांपल, लेकिन दो फोर्सेस न्यूक्लियस के अंदर ही रह जाती है। कौन सी? एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दूसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स। बाकी इनफाइनाइट रेंज तक कौन सी फोर्सेस जाती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तू मोड़ दे उसका बंदा रे, चल मोड़ दे उसका पंजा रे।
इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। सही है, एनर्जी और मैटर का इंटरेक्शन। ठीक, अगर आप इस इंटरेक्शन लफ्ज को देखें तो इंटरेक्शन लफ्ज की माना बनती है इंटर एक्शन इन बिटवीन। ठीक है, एक्शन इन बिटवीन, ठीक है, या एक दूसरे पर एक्शन। ठीक, सही है, इंटरेक्शन का मतलब होता है एक दूसरे पर मतलब कि एक्शन करना। ठीक है, तो उसका आउटकम निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आप कहते हैं कि एटम है। ठीक है, एटम का सेंटर है न्यूक्लियस, सराउंडिंग में आपके पास है इलेक्ट्रॉन, सराउंडिंग को हम क्या कहते हैं, शेल्स, शेल्स में इलेक्ट्रॉन है। ओके, यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई भी रेडिएशन, तो ये जो फोटोन है इसे हम कहते हैं फोटोन। मैंने बताया था ना कि रेडिएशन जो एनर्जी कैरी करती हैं उस एनर्जी को हम फोटोन एनर्जी कहते हैं, या जिस फॉर्म में वो ट्रेवल करते हैं उसे हम फोटोन कहते हैं। तो ये रेडिएशन या ये फोटोन जब मतलब कि ये एनर्जी है ना, फोटोन में क्या होती है, एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी हो गया आपकी, सही है। और ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन स्कैटर होकर बाहर निकलता है। सही है, समझ आ रही है आपको बात। जब भी फोटोन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है तो वो एटम को छोड़कर बाहर चला जाता है। तो ये हो गया एनर्जी का इन मैटर पे इंटरेक्शन। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड इंटरेक्शन। मैटर और एनर्जी का एक दूसरे पे जो एक्शन है उसका एक आउटकम निकलता है, आउटकम निकलता है। ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। मैटर एंड एनर्जी हमने पहले डिस्कस किया था। इंटरेक्शन मतलब कि वो एक दूसरे पे जो एक्शन करते हैं उसका आउटकम क्या निकलता है। ठीक, तो रिलेशनशिप में हमें बताना है कि मैटर और एनर्जी क्या एक दूसरे से रिलेटेड हैं या, ठीक है, इज मैटर एंड एनर्जी आर रिलेटेड, क्या एक दूसरे से रिलेटेड हैं ये, या आर दे इंडिविजुअल। ठीक है, आर दे इंडिविजुअल, या फिर वो अलग अलग चीजें हैं, इंडिपेंडेंट है। जीनियस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें एक फेमस इक्वेशन दी थी फिजिक्स के अंदर। उस इक्वेशन है वो E = mc²। ये आप बच्चे बच्चे से पूछो, यानी कि जो भी फिजिक्स में इंटरेस्ट रखता है उसको ये इक्वेशन पता ही है। ठीक है, ये m क्या है, मास, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, स्पीड ऑफ c² क्या है, स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, और e क्या है, एनर्जी। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम एनर्जी मास इक्विवेलेंस इक्वेशन भी कहते हैं। इक्विवेलेंस से समझ जाएं आप कि हम एनर्जी और मास को इक्वल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मास है यानी कि मैटर है वही एनर्जी है, और जो एनर्जी है वही मैटर। ठीक, तो ये जो फेमस इक्वेशन है अल्बर्ट आइंस्टाइन की, ये हमें बताती है कि जो मास है, मास यानी कि मैटर है, ठीक, वो एक्चुअली में कंसंट्रेटेड फॉर्म है किसका, एनर्जी का। एनर्जी को हम कंसंट्रेट करें ना, बहुत सारी एनर्जी को, तो वो मैटर है, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, एज अ मैटर। सही है, मैटर को ये इक्वेशन, अच्छा ये इक्वेशन भी एक फेमस थ्योरी भी है, वो भी बाद में बताता हूँ आपको। तो मैटर इज द कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी, कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। सही है, समझ आ गई आपको बात, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। अच्छा, आपकी जो एनर्जी उसको आप कंसंट्रेट कर दो, कंसंट्रेट में एक जगह बहुत सारी एनर्जी इकट्ठी कर दो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मैटर, या उसका आउटकम क्या है, मैटर। या यूं कह दीजिए कि मैटर एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एनर्जी की एक प्रॉपर्टी है। सही है, प्रॉपर्टी ऑफ एनर्जी, प्रॉपर्टी ऑफ एनर्जी। हमने अभी अल्बर्ट आइंस्टाइन की इक्वेशन को पढ़ा जो मैटर और एनर्जी को रिलेट करती है। इसके अलावा हमारे पास एक मॉडर्न फिजिक्स की थ्योरी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी भी मॉडर्न फिजिक्स ही है, लेकिन ये फिजिक्स कुछ अलग है। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स कह दीजिए, और इस फिजिक्स का नाम है एम थ्योरी। ठीक है, क्या नाम है इसका, एम थ्योरी। एम थ्योरी एक्चुअली में ग्रुप है। ठीक है, इट इज द ग्रुप ऑफ, ठीक है, 5 या 6, 5 या 6 टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी, टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी। ठीक है, जो आजकल का हॉट टॉपिक है ना फिजिक्स में, जिसे हम यूँ कह दीजिए कि आपका पॉपुलर टॉपिक या ट्रेंडिंग टॉपिक है, वो स्ट्रिंग थ्योरी।
सही है। स्ट्रिंग थ्योरी एक अलग तरह की थ्योरेटिकल फिजिक्स है, जैसे क्वांटम फिजिक्स है ना हमारी, तो वो अलग से है। स्ट्रिंग थ्योरी एक अलग तरह की फिजिक्स है, हम इसको डिस्कस करने वाले हैं बाद में। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है, स्ट्रिंग थ्योरी क्या कहती है उसको हम डिस्कस करते हैं, वही हमारा एनर्जी और मैटर का रिलेशनशिप है। स्ट्रिंग थ्योरी एक्चुअली में 11 डायमेंशन पर बेस्ड है। हमारी यूनिवर्स 4 डायमेंशन की है, स्ट्रिंग थ्योरी 11 डायमेंशन पर बेस्ड है। ठीक है, इसका फर्दर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले पार्ट। ठीक है, तो स्ट्रिंग थ्योरी क्या कहती है, हमें पता है कि मैटर बना हुआ है किसका, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। ठीक है, और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं, आपके पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन्स, ठीक, और न्यूट्रॉन्स। सही है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं कंपोजिट पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन आपका कौन सा है, फंडामेंटल पार्टिकल। ये अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, फंडामेंटल पार्टिकल। सही है, और ये आपके हैं कंपोजिट पार्टिकल्स, और ये बने हुए हैं क्वार्क्स के। क्वार्क्स आपके मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल, ये सबसे छोटे पार्टिकल है, ये किसी के नहीं बने हुए। तो हम कहते हैं कि जो भी बिग बैंग वाले पॉइंट से, ठीक है, या यूँ कह दीजिए सिंगुलरिटी से, बिग बैंग वाली थ्योरी के हिसाब से जो सिंगुलरिटी वाली पॉइंट है, ठीक, यहाँ से जो मैटर निकला था ना, वो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, और क्वार्क्स के फॉर्म में निकला था। सही है। अच्छा, ये फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब इलेक्ट्रॉन और क्वार्क्स अल्टीमेट एंड है, इसके बाद इसके अंदर मैटर नहीं है, यही स्टार्ट है मैटर का। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि मैटर तो एक्चुअली कभी था ही नहीं। ठीक है, स्ट्रिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग मैटर था ही नहीं, क्या था, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी थी। वो जब एनर्जी आपकी बहुत छोटी स्टेट में, यानी कि यूँ कह दीजिए नैनो साइज की, नैनोमीटर की साइज की एनर्जी के स्ट्रिंग्स, धागे, जैसे आपकी आपके धागे होते हैं ना, सबसे छोटे धागे जो जिनकी साइज तकरीबन नैनोमीटर के आसपास हो, तो उसके उस तरह के धागे, ठीक है, एक किसके, एनर्जी के। स्ट्रिंग को हमें पता है धागे, धागे की शेप का, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो धागा ही था, वो एक्चुअली में एनर्जी था, लेकिन उसकी शेप क्या थी, स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग्स की। ठीक है, स्ट्रिंग्स की शेप्स की वो छोटी छोटी एनर्जी के एनर्जी जब वाइब्रेट करती है इन अ पर्टिकुलर वे, ठीक है, वाइब्रेट्स इन अ पर्टिकुलर वे, ठीक है, तब वो बनाती है क्वार्क्स को। समझ आ रही है आपको बात, जब ये एनर्जी की छोटी छोटी स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करती है पर्टिकुलर वे से, तो वो बनाती है क्वार्क्स। समझ आ गई आपको बात, क्लियर है। तो ये जो मैटर है, क्वार्क्स या इलेक्ट्रॉन्स आपका क्या है, मैटर है, ये बना हुआ किस चीज का है, एनर्जी का। ठीक है, किसका बना हुआ है, एनर्जी का। यानी कि स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि अगर आप और भी दूर तक देखने वाली या छोटी साइज तक देखने वाली माइक्रोस्कोप बना देना, तो आपको इलेक्ट्रॉन या क्वार्क के अंदर आपको एनर्जी के स्ट्रिंग्स दिखाई देंगे। सही है, समझ आ गई। तो ये जो स्ट्रिंग थ्योरी है, या इसे आप एम थ्योरी कहते हैं, ये कहती है कि मैटर इज कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि मैटर एनर्जी का बना हुआ है, मैटर इज कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे बिहेवियर ऑफ मैटर एनर्जी थ्रू स्पेस टाइम। ठीक है, बिहेवियर ऑफ मैटर, ठीक है, एंड एनर्जी थ्रू स्पेस टाइम एज पर अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, ओके, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कि हमारी जो यूनिवर्स है, या ये यूँ कह दीजिए कि जो भी स्पेस, अच्छा, हम यूनिवर्स को समझने के लिए स्पेस टाइम का इस्तेमाल करते हैं, मैंने बताया था ना, स्पेस टाइम को यूज़ करेंगे, 4D यूनिवर्स यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स है। सही है, तो जो स्पेस टाइम है ना, वो एक तरह का फैब्रिक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन हमें अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या कहता है कि स्पेस टाइम इज ए फैब्रिक। फैब्रिक से मुराद एक कपड़ा है, बिल्कुल फ्लैट कपड़ा है। स्पेस टाइम इज अ फैब्रिक। ठीक है, समझ आ गई आपको बात। ओके, मैं फैब्रिक का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा दूँ आपको। ओके, ये फ्लैट पेपर है ना, ये सब समझ लीजिए, ये कपड़ा है कोई। ठीक है, यही आपका स्पेस टाइम फैब्रिक है। और इसके ऊपर जब हम मास रखते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने मास रख लिया, तो मास की वजह से ये स्पेस टाइम क्या हो जाता है, कर्व। क्या हो जाता है, कर्व, इस स्पेस टाइम में आ जाता है कर्व। ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। और इसी कर्व को हम कहते हैं स्पेस टाइम कर्वेचर। ओके, तो स्पेस टाइम फैब्रिक है फॉर एग्जाम्पल ये।
और ये स्पेस टाइम फैब्रिक पे जब हम मास रखते हैं, जैसे हमारा सन है या अर्थ है, तो ये स्पेस टाइम फैब्रिक हो जाता है कर्व्ड। क्या हो जाता है? कर्व्ड या बेंड हो जाता है। सही समझ आ रही है आपको ये बात? तो इस मास के अराउंड जो ये कर्वेचर बना, इसे हम कहते हैं स्पेस टाइम कर्वेचर। क्या कहते हैं? स्पेस टाइम कर्वेचर। ये स्पेस टाइम कर्वेचर अल्बर्ट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग क्रिएट करता है ग्रेविटी को। किसको क्रिएट करता है? ग्रेविटी को। सही है। इसी स्पेस टाइम कर्वेचर को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी। सही है। द स्पेस टाइम कर्वेचर। सही है। क्रिएट्स ग्रेविटी। ठीक है, समझ आ गई आपको बात? और यही कर्वेचर इन्फ्लुएंस करता है। सही है। दिस कर्वेचर इन्फ्लुएंस। सही है। द मोशन एंड बिहेवियर ऑफ जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, मैटर एंड एनर्जी कह दीजिए आप। ठीक है। और ये स्पेस टाइम कर्वेचर, ओके, ये स्पेस टाइम कर्वेचर मैटर के बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। अच्छा, अब देखें ना, अगर कोई लाइट है, लाइट अगर स्पेस में ट्रेवल करती है तो जहां जहां आपकी स्पेस बेंड होगी वहां पर लाइट भी बेंड होगी। सही है। ये आपकी फॉर एग्जांपल लाइट थी, स्पेस बेंड हुई तो लाइट भी क्या हो गई? बेंड। लाइट इज बेंड। ठीक है। तो हमें लाइट क्या है? एनर्जी। लाइट क्या हमारी? एनर्जी। तो एनर्जी का बिहेवियर, ये बेंडिंग वाला बिहेवियर हमें समझ नहीं आ रहा था स्पेस टाइम में कैसे है, तो फिजिक्स ने हमें स्पेस टाइम के अंदर एनर्जी का बिहेवियर भी समझाया है। ठीक है। और मैटर का जो वियर्ड बिहेवियर है, जो बहुत सारे फिनोमेनाज है, कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, वो भी हम स्पेस टाइम कर्वेचर की मदद से या जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से समझ पाते हैं। ठीक है।